सर मैं कम मैम प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू मैम। योर मीडियम फॉर इंटरव्यू इज हिंदी। बाइलिंगुअल इज फाइन फॉर ओके मी। स्वर्णिमा जी, हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं पूरी तरीके से, जी तो आप चाहें तो अपना मास्क उतार सकते हैं। थैंक यू। कंफर्टेबल? या। स्वर्णिमा जी, अपने बारे में कुछ बताइए, इस तरीके से बताइए जिससे कि हम ये समझ सकें कि हमें आपसे किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मेरा नाम स्वर्णिमा है और मैंने अपनी जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो हिंदी माध्यम से यूपी बोर्ड से ली है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक टेलीकम्युनिकेशन में किया है फ्रॉम द HBTI कानपुर। MBA मेरा HR में है और मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है इन MNC, वर्किंग एज अ डिज़ाइन इंजीनियर एंड एज अ टीम लीडर। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आपको मिल रहा था वहाँ पे, है ना? Somehow, yes. उसको छोड़ के आप उससे नीचे के पे स्केल में, पे बैंड में क्यों आना चाहती हैं? Ma'am, it's my childhood dream to become a civil servant, but not get time. So this is the right time. 2005 से लेकर 2013 तक आपने उसमें काम किया है। Yes. तो ma'am. इतना लंबा समय लगा आपको ये समझने में कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? No, because हाँ. of some family reasons. अच्छा, फैमिली रीजंस। Yeah. क्यों आना है आपको सिविल सेवाओं में? क्योंकि एक बहुत अच्छा जॉब आपके पास था, जो जहाँ पे जिसको बोलते हैं ना कि सुरक्षा, कैरियर की सुरक्षा, गारंटी, अच्छा पैसा, सब कुछ था आपके पास, बड़े शहर में रहने का अवसर, जी. है ना, सब कुछ था। उसको छोड़ के आप सिविल सेवा में आना चाहती हैं। ऐसा क्या देखती हैं आप जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुझे इन्हीं सेवाओं में जाकर के अपनी सेवाएं देनी है? मैम, जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है मेरे अंदर, जो मैंने अपने आप को सन 2005 से 2013 तक इवेल्युएट किया, कि सोशल सर्विस के साथ मैं खुद को सेटिस्फाइड महसूस करती हूँ एंड सोसाइटी के लिए कुछ करना हमेशा से ही मेरी फैमिली का एक बैकग्राउंड रहा है, तो उसने मुझे मोटिवेट किया है, द रिस्पेक्ट विच माई फैमिली हैव। सो वो एक मेरा मोटिवेशन रहा है। स्वर्णिमा जी, अगर सामाजिक सेवा आपका मोटिवेशन है तो समाज की सेवा तो और माध्यमों से भी की जा सकती है। जी मैम। है ना? इसी में क्यों? मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो समाज की सेवा, जैसे मैं NGOs, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ जॉब, तो हम NGO CSR के थ्रू हम NGOs में काम करते थे, बट पावर्स होना एक अलग बात होती है, व्हेन यू एबल टू टेक द डिसीजन। अच्छा। So that's the most important thing, because through CSR we are not able to take the decision. मतलब आपका कहना है कि शक्ति या पावर वो if you want to serve someone, then you need money or power or both. पावर वो है जो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, राइट? बहुत अच्छा। स्वर्णिमा जी, आपने बीटेक किया, फिर MBA किया, ठीक है, तो और फिर आपने ज्योग्राफी ऑप्ट किया। ऐसा क्यों किया आपने जो आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट थे वो क्यों नहीं लिए? मैम, ज्योग्राफी इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब ऑलवेज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, इफ़ आई नीड टू वेरीफाई अ चिप, सो द चिप कम विद द स्पेसिफिकेशंस कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है, इन द स्पेस, इन द डीप सी, इन द रूरल एरिया, इन द ह्यूमिड क्लाइमेट, इन हाई टेम्परेचर। सो ज्योग्राफी इज इनडायरेक्टली इज द पार्ट ऑफ the work always in the HR also. If we work for someone, so we need to know from which background he comes, so how, what we can expect from he or she. So geography अच्छा, is a आपने part. भूगोल पढ़ा है, आप मुझे बताइए कि बुंदेलखंड में इतनी कम वर्षा होने का क्या कारण है? मैम, जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो विंड है। विंड की वजह से जो पानी अगर हमारा अरब सागर से जो शाखा आती है उसको रोक देती है। अदर देन दैट, जो हमारी उत्तर पूर्व से शाखा आ रही है वो बुंदेलखंड तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी होती है। दिस इज़ द रीज़न कि हमारा बुंदेलखंड थोड़ा पानी के मामले में पीछे रह गया है। अच्छा, आपको जैसे कि क्योंकि प्रकृति वहाँ पे नहीं दे रही है बारिश, तो फिर क्या विकल्प हो सकते हैं वहाँ पर पानी की समस्या को सुलझाने के? मैम, अभी जैसे एट प्रेजेंट अभी केन बेतवा लिंक अप्रूव किया गया है, तो उससे हमें पानी की सप्लाई अच्छी खासी हो सकती है। उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और खेतों में तालाब बनाए जा रहे हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज रखा जाए। जालौन में चेक डैम बनाए गए थे काफ़ी सारे, जिससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया वहाँ पे रेन वाटर का। तो इससे कुछ परिवर्तन आया है बुंदेलखंड रीजन में? यस मैम, जैसे कि आफ्टर द लॉकडाउन काफ़ी सारे लोग जो लौटे थे अपने घर की तरफ, उसमें से
एक स्मॉल परसेंटेज, आई विल नॉट से बिग परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज ने डिसाइड किया कि वहीं पे रह के खेती करेंगे, बिकॉज जो वहाँ पे पानी की है और जो वहाँ पे ऋण वगैरह मिल रहा है सरकार से, वो सब चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, तो वहाँ पे रुकने वालों की तादाद बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है सर। स्वर्णिमा जी, आपने इंजीनियरिंग करी HBTI कानपुर से। यस सर। फिर आपने MBA किया। जी। ठीक है, और अभी वर्तमान में आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लिया। जी सर। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप एक महिला हैं। जी सर। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज की डेट में संसद में, और ये इतिहास में अगर आप उठा करके देखें हिस्ट्री में, विमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बहुत ही पुअर है। क्या कारण आपको लगता है इसका? सर, जो मेरा अनुमान है उस पे कि जो हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल से रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेडीज़ की। अगर मुझे आज की डेट में अभी कहो कि आप संसद में जाके बैठ जाओ, यू आर नाउ सिलेक्टेड, आई कांट डू एनीथिंग, मुझे नहीं पता। पर हाँ, अगर मैं पंचायत से मैंने कोई इलेक्शन लड़ा होता, मैंने अपने स्कूल कॉलेजेस में रिप्रेजेंट किया होता, या मैं MP MLA होती, तो शायद मेरे लिए फाइट करना भी आसान होता, और रादर देन मैं अपने टिकट के लिए भी अपनी पार्टी से या निर्दलीय दोनों उसमें फाइट कर सकती थी। पर जो ग्राउंड लेवल तो इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे विमेन रिप्रेजेंटेशन बाय एंड लार्ज पॉलिटिक्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाए? जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने किया हुआ 33% रिप्रेजेंटेशन दे रखा है पंचायत में, सो उसको हमें बिल्कुल 100% उसमें रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्थिति यह है कि सरपंच पति का कॉन्सेप्ट अभी भी रूरल एरियाज़ में वर्किंग है। तो सिर्फ जो, परंतु पंचायती राज में भी तो विमेन रिप्रेजेंटेशन स्वाभाविक तौर पर बढ़ रहा है, वो बात एकदम ठीक है। सरपंच पति जो आपने कॉन्सेप्ट बताया वो भी है स्वाभाविक तौर पर, परंतु आज भी अगर देखें पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसमें जिस उद्देश्य से पंचायती राज को लाया गया था, महिला सशक्तिकरण में, वास्तविकता में आज पंचायती राज एक केवल माध्यम बन गया है, और काम कोई वास्तविकता में कोई और कर रहा है। महिला सही में आकर के वर्तमान में कोई फील्ड पे आकर के काम नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर वो कहती भी हैं अपने बात को किसी माध्यम से सरकारी संस्थानों तक, तो उनकी बात का कोई वास्तविकता में कोई असर नहीं दिखता है। तो ऐसा क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जिसमें महिला सशक्तिकरण केवल कानूनी तौर पर ना रहे, धरातल पर दिखे? तो ऐसा आप क्या सुझाव देंगे सरकार को? हाँ सर, फिर मैं ये कहूँगी कि जो प्राइवेट जॉब्स में आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप वुमेन्स के लिए रिजर्व कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट कंपनीज को ये कह सकते हैं कि अगर आप वुमेन्स एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अवसर दे रहे हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे टैक्सेस में, या कुछ आपको अगर ऋण चाहिए तो हम उसमें छूट देंगे। इस तरह से अच्छी बात कही थी, स्कूल लेवल पर से मेहनत करनी चाहिए। किस तरीके की मेहनत? सर, जैसे स्कूल लेवल पे होता है कि जब मैं अपना एग्जांपल खुद ही देती हूँ कि मेरे पास 2 चॉइस थी, टू चूज़ अ जूडो और टू चूज़ द आर्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय प्रिंसिपल टू माय फैमिली ऑलरेडी सेज आर्ट, नो जूडो, जूडो इज़ नॉट फॉर द गर्ल्स। सो ये वाली चीज़ है कि फैमिली फ्रंट पे भी होता है कि नहीं आपको होम साइंस लेनी है या फिर आर्ट लेनी है, एंड यू हैव टू बिकम सिंगर और डांसर। तो ये हमें बच्चियों पे छोड़ना होगा कि आपको जो लेना है आप लो। इफ़ यू आर डूइंग गुड देन इट्स ओके, नॉट गुड देन इट्स योर चॉइस। ओके, आज 5 महिला बताइए जिन्होंने आपके जीवन में इंस्पायर किया आपको। फर्स्ट एंड द मोस्ट इज़ माई ग्रैंड मदर, माई नानी। सेकेंड इज़ माई मॉम। थर्ड इज़ मैडम किरण बेदी एंड मैडम किरण बेदी। अच्छा, किरण बेदी। कहाँ से हैं किरण बेदी जी? पंजाब। पंजाब से हैं? श्योर हैं आप? मे बी, सॉरी सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और 2 महिला और बताइए। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक बड़ी आलोचना करी जाती है, आपातकाल लगाया गया था। हालांकि नकारात्मक पहलू भी है आपातकाल के। कुछ एक सकारात्मक पहलू बताइए जिसने आपातकाल को लगाने के बाद देश में थोड़ी सकारात्मकता आई। उसके बाद आप कैसे देखती हैं? सकारात्मक पहलू बताइए आपातकाल। सॉरी, राइट नाउ सॉरी, नहीं पता, चलिए। आप मिशन शक्ति के बारे में कुछ बता सकती हैं? यस सर, बताइए। सो मिशन शक्ति सर वुमेन सेफ्टी के लिए चलाया गया है कार्यक्रम है, जिसको यूपी सरकार ने चलाया हुआ है। अच्छा। और इसमें महिलाओं को जो सुरक्षा देने के लिए हेल्पलाइंस हैं, PCR करी गई हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एम्पावरमेंट के लिए जन जागरूकता अभियान वगैरह चलाए जा रहे हैं।
अच्छा, उसमें एक अभी नई पहल स्टार्ट की गई, कैंपेन स्टार्ट किया गया है निर्भया एक पहल के नाम से, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर, अभी बहुत आइडिया नहीं है। अच्छा, उसके आइडिया नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, थोड़ा सा हम लोग इधर हटते हैं, कुछ विदेश नीति पे आते हैं। जी सर। ये बताइए कि ये पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है? नो सर, सॉरी। अच्छा, ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट जानते हैं? या ट्विन सिटीज़ का कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमारे किसी सिटी के साथ हमारी कंट्री की कोई सिटी है, हम उसको विदेशी किसी कंट्री के साथ अलाइन करके हम उसके डेवलपमेंट को उसी की लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। सिस्टर सिटीज़ कॉन्सेप्ट में होते हैं। अच्छा, नेपाल के साथ हमारे ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट किन किन शहरों को लेकर है? सॉरी, नहीं पता है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, अभी हमारे प्रधानमंत्री नेपाल गए थे और नेपाल में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इनॉग्रेशन किया था, उसके बारे में कुछ जानकारी है? सर बुद्ध पूर्णिमा को गए थे वो। हाँ जी, क्या इनॉग्रेट किया? सर एग्जैक्ट मुझे उसका नाम नहीं याद है, वो लुम्बिनी गए थे एंड चलिए, अच्छा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड मामला जी था। जी, बौद्ध जी। धर्म से। अच्छा, बौद्ध सर्किट के बारे में कुछ जानती हैं? बौद्ध सर्किट में सर जो बुद्ध के जन्म से रिलेटेड या फिर बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्थल हैं, अदर बोधिसत्व आल्सो, उन सबको जोड़ के एक सर्किट बनाया जा रहा है जिसमें हम तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकें और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। कैसे विदेश संदर्भों में, विदेश संबंध के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में ये बौद्ध सर्किट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? सर बौद्ध सर्किट की अगर हम बात करें तो बुद्ध धर्म का अगर हम प्राचीन काल से देखें तो अभी जापान, चीन से हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। इवन देन म्यांमार से हमारे रिलेशंस को, या श्रीलंका है, नेबर्स जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म है और उससे हमारा एक सॉफ्ट पावर की तरह बौद्ध सर्किट हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। म्यांमार का नाम लिया भी आपने, वहाँ सैन्य शासन लगा जी हुआ है। सर। ठीक है, ये बताइए, वहाँ कहा जा रहा है कि भारत ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी पे काम कर रहा है, क्या है ये ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी? सर ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी में एक तो हम डायरेक्ट फ्रंट लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे भी काम कर रहे हैं उनके साथ, उनकी चीज़ों को संभालने के लिए। अदर वे राउंड हम सेकंड लेवल पे जाके ऑफ द कर्टन नॉन डिप्लोमेटिक जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं या विशेषज्ञ हैं, वो वहाँ की स्थिति को। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तो सैन्य शासन लगा हुआ है, उस कंटेक्स्ट में ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है, कुछ मालूम है आपको उसके बारे में? सर ट्विन ट्रैक का मुझे यही आइडिया था, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि म्यांमार किस, मतलब वहाँ सैन्य शासन है और हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, जी तो हमारा प्राइम कंसर्न तो ये होना चाहिए कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी फिर से रीस्टैब्लिश हो जाए। जी ठीक है, फिर भी हम चाहते हैं कि सैन्य सत्ता के साथ हमारी बातचीत होती रहे। जी ठीक है, क्यों ऐसा है कि हम सैन्य सत्ता के साथ, इवन आपने देखा अमेरिका, यूरोप, इन लोगों ने उनके साथ रिलेशंस को ख़त्म कर लिया है, कुछ इवन उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिए, लेकिन भारत कैरी ऑन करना चाह रहा है, ऐसा क्यों? सर उसका जो मेन रीज़न है वो है चाइना। अगर हम म्यांमार के साथ सारे अपने रिलेशंस को ख़त्म कर लेंगे ऑन द स्ट्रॉन्ग फ्रंट, तो वो चाइना की तरफ इंक्लाइन होगा, जो कि हमारे लिए, अगर हम आसियान कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो म्यांमार इज़ द वे, हमारे लिए आसियान जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाएगा। चलिए, कुछ प्रोजेक्ट्स बताइए जो म्यांमार में भारत के हैं। सॉरी सर। अच्छा, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलिए, लास्ट आपसे एक क्वेश्चन है। यस सर। जी, महिलाओं से संबंधित जो भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण, संरक्षण या उनसे संबंधित जो प्रावधान हैं, उनको बता सकती हैं आप? सर आर्टिकल 23 में बलात् श्रम और जो दुर्व्यापार होता है उस पर रोक है। उसके अलावा जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सब तो महिलाओं पे आ ही रहे हैं। मैं विशेष रूप से सर आर्टिकल 23 राइट ना मुझे याद आ रहा है। स्वर्णिमा, आप Yes, sir. कानपुर से आती हैं। यस मैम। प्रदूषण कानपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है, यस मैम। क्या समाधान देखती हैं आप इसका? मैम जो कानपुर में प्रदूषण है उसके दो मेन रीज़न है, एक तो वाटर है एंड दूसरा एयर है। वाटर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जाजमऊ नाला, जिसमें टेनरी का सारा पानी आता है। तो उसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट जो टेनरीज का जो पानी है उसको प्यूरीफाई करने के लिए प्लांट्स लगा रही है। और अदर देन दैट जो सीवेज आ रहा है, जो सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट्स है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे जो वाटर पोल्यूशन है उसको हम कम करें। और जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का कारण है मिल्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कानपुर में इस समय बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट सबका रजिस्ट्रेशन करा रही है, छोटी यूनिट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है
और जो कोल पे चल रहे हैं कुछ छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराना चाहते हैं सो यू कैन गो फॉर लोन्स। तो इस और अदर देन दैट मेट्रो है, इलेक्ट्रिक बसेज हैं ऑन द रोड्स, सीएनजी के जो व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, ईवी के लिए अलग से काफ़ी सारे छूट दी जा रही है, सो फॉर द एयर पोल्यूशन। ओके, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? मैम नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसको। अच्छा, कानपुर में कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे हैं? मैम फेमस फॉर द चमड़ा, उसके अलावा ऊनी, जूट और सूती के लिए है, एंड अदर देन दैट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, HAL है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजनीति भारत की मतलब केंद्र की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, yes, है ना? उत्तर प्रदेश से अब तक कितनी महिला राज्यपाल और कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं? मैम महिला मुख्यमंत्री इज सुचेता कृपलानी मैम एंड मायावती मैम, एंड राज्यपाल इज सरोजनी नायडू मैम, एंड अदर देन दैट नो आइडिया। सिर्फ सरोजनी नायडू जी? नहीं, अब मुझे आइडिया नहीं है। आपको आइडिया नहीं है? अच्छा, और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से कितने हुए हैं अब तक? मैम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी थे, एंड सॉरी चंद्रशेखर, VP सिंह। So I think so there's a long list. I need to reconfirm again. ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि एक सिचुएशन आपको देते हैं कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपके पिताजी के एक मित्र हैं जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप बहुत समस्या में थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, पढ़ने भेजा और फाइनली आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है? सेलेक्ट होकर के आप जिस एरिया में पोस्टेड हैं वहाँ पर उनको कुछ ऐसा ज़रूरी काम पड़ता है जो करना आपका विवेक आपको अनुमति नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, जहाँ पर एक तरफ आपके पिता की प्रतिष्ठा का सवाल है, पिता के साथ आपके संबंधों का सवाल है, और दूसरी तरफ आपकी प्रशासनिक उत्तरदायित्व का सवाल है? इन दैट केस मैं सबसे पहले उनको समझाऊंगी, क्योंकि अगर मेरी उन्होंने मदद करी थी तो उसमें पॉजिटिव था कि कुछ पॉजिटिव निकले आउटपुट, और अब जो वो मुझसे काम चाह रहे हैं उसका आउटपुट नेगेटिव आने वाला है, तो मैं उनको वही चीज़ याद दिलाऊंगी कि आपने जो मेरी मदद करी थी उसका बेस पॉजिटिव था, तो इस काम में भी आपको पॉजिटिव ही जाना चाहिए, और उसके जो भी नुकसान अगर उनको क्लियर नहीं होंगे तो मैं अपनी तरफ से एक बार फिर उनको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी कि अगर ये काम होता है तो उससे आपको भविष्य में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको, सोसाइटी को। तो इस लेवल पर मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि वो इस काम के लिए ना जाए। अच्छा, और अगर वो कन्विंस नहीं हुए? देन फाइनल डिसीजन इज माइन। क्या होगा आपका निर्णय? तो फिर मैं वो काम करने से मना कर दूंगी। आप उस काम को करने से मना कर देंगे जी। अच्छा स्वर्णिमा जी, आप इतिहास की विद्यार्थी हैं, आप मुझे बताइए कि अगर आपको अवसर मिले तो इतिहास की ऐसी कौन सी 2 घटनाएं हैं जिनको आप बदलना चाहेंगे? सॉरी, मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहूँगी। आप कुछ नहीं बदलना चाहेंगे? No. आपने अपनी अभिरुचियों में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लिखी हुई है, फ्यू एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यस मैम। ये फ्यू एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फ्यू एरिया मतलब आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक हॉबी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला हॉबीज़ डेवलप करने के लिए, बट कभी कभी कुकिंग करना मदर के साथ, जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं उनको सीखना, जो कि मेरी फेवरेट हैं, तो वो मेरे इंटरेस्ट हैं। मॉम के साथ थोड़ा कढ़ाई, या फिर अपने जो हमारा होम ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे पूजा कैसे करना, हमारे यहाँ की स्पेशल पूजा हैं, वो सबको सीखना, या हाउ टू बी अदर ट्रेडिशनल साड़ी, हमारे यहाँ एक अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है। सो दीज आर द थिंग्स। अभिरुचि का मतलब क्या होता है? अभिरुचि जो हमारे अंदर बाय बर्थ हो और जिसको हम फ्यूचर में डेवलप कर सके अगर हमें सही डायरेक्शन मिलती है तो। जैसे कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ दे हैव अ वेरी गुड थ्रोट, वो अच्छे सिंगर बन सकते हैं, सम वन कैन बिकम अ डांसर, उसके यहाँ बाय बर्थ होता है। अच्छा, आपने बोला आप ट्रेडिशनल डिशेस कुकिंग करना पसंद करती हैं, आपके क्षेत्र की ट्रेडिशनल डिशेस के नाम बता सकती हैं? जी, माड़े कहते हैं हम, गुलगुले बोलते हैं, एंड एक लापसी, हमारे यहाँ लापसी वर्ड यूज़ होता है, वो है लापसी, जो मेरी फेवरेट डिशेस में आती है। अच्छा, मीठी चीज़ें बनाने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? जी मैम। कानपुर के लोग मीठे थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। स्वर्णिमा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि किसी भी जगह के भूगोल का वहाँ के खान पान पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैम पूरा 100% प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो खाना है वो बेसिकली गेहूँ बेस्ड है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ जो मैंने अभी तक आपको सारी डिशेस बताई, ये सब गेहूँ के आटे से ही बनती हैं। सिंपल। ठीक है। गुड़ है,
क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना होता है। इसी तरीके से अगर हम वेस्ट बंगाल की तरफ जाएं तो वहाँ पे चावल बेस्ड बहुत सारी डिशेस मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे चावल मेन उपज है। ठीक है। इसी तरह अगर हम एमपी में जाएं तो एमपी में अगेन आपको जो वहाँ पे बाजरा है, या राजस्थान में जाएं तो वहाँ पे जो फूडिंग मिलती है उससे। पर एमपी में तो सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है, और एमपी के खाने में तो सोयाबीन कुछ ऐसा दिखता नहीं मैम, सॉरी, एमपी में जो है सोयाबीन इज अ कमर्शियल क्रॉप फॉर द। ये तो आपने क्रॉप्स की बात की कि जो फसलें उगती हैं वो वहाँ के खाने में दिखती हैं, पर जहाँ पर जो फसलें नहीं उगती हैं वहाँ पर वो फसलें भी वहाँ के खाने में दिखती हैं, जैसे रोटी और चावल। यस, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पर नहीं भी उगती हैं वहाँ भले ही कम मात्रा में खाई जाएं पर खाई जाती हैं। खाई जाती मेरा सवाल ये है कि जैसे राजस्थान की बात कर लेते है। हैं, यस मैम, जहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ के खान पान में आपको क्या दिखता है ऐसा जो वहाँ की जलवायु से प्रभावित है? मैम वहाँ पे जो फूड होता है उसमें प्रिजर्व करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उसको ड्राई फॉर्म में रखना, उसको प्रिजर्व करना, क्योंकि पूरे साल खेती नहीं होती, तो वहाँ पे प्रिजर्व वाली फूड्स की बहुत आयत है। बहुत अच्छे। स्वर्णिमा, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप थैंक यू जा मैम। सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देकर? इट्स फाइन। आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। इसके पहले इंटरव्यू दिया है कभी आयोग में? 2019 19 में दिया था। कितने मार्क्स आए थे आपके? 67 67। तो ठीक मार्क्स थे आपके इंटरव्यू में, तो मेंस कम रहा था। ज्योग्राफी। इस बार मेंस कैसा रहा? दोनों टाइम से काफ़ी बेटर है मुझे। अच्छा, मतलब ज्योग्राफी कितने मार्क्स से। चाहिए आपको लिस्ट में आने के लिए लगभग इंटरव्यू में? सॉरी, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। मैं पूछ रही हूँ कि आपको कितने मार्क्स इंटरव्यू में मिल जाएं तो आप सिलेक्ट हो जाओगे? आपका क्या आइडिया है, मेंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? मैम अगर मेरा ज्योग्राफी नहीं गया तो मुझे 67 में भी आई एम सिलेक्टेड। 67 में आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो आप 67 वाले कैंडिडेट हो, आप 70 से 75 के बीच वाले कैंडिडेट हो। थोड़ा सा आपको जो काम करना है Yes. वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। जैसे आपने जब ग्रीट किया हम लोगों को, तो आपको पता आपने क्या बोला? सॉरी, गुड मॉर्निंग बोला आपने, ओह सॉरी, है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली मेरा मॉर्निंग में है ना, तो हाँ, कोई बात मैं नहीं। गुड मॉर्निंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ रोज। तो फिर बहुत अच्छा है, देन इट इज वेरी गुड। तो आप गुड मॉर्निंग बोलते रहो, ठीक है? तो मैं उसमें ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट ही गुड मॉर्निंग ही कोई बोलूं। बात नहीं, कोई बात नहीं। कानपुर को आपने बहुत अच्छे से डील किया। उद्योग धंधे, महिला राज्यपाल में आनंदी बेन, ओह सॉरी, आप भूल गई, क्योंकि वो अभी हाल में अभी sitting थी, है, yes, तो ma'am. इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे तो और अच्छा होगा। नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। सिचुएशनल सवाल आपने बहुत अच्छा डील किया। इतिहास की घटनाएं, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप सोच पाओ तो कोई एक दो घटनाएं ऐसी जरूर बताओ जिनका नकारात्मक प्रभाव रहा हो और आपको लगता है कि अगर वो नहीं होती तो कहानी कुछ और होती। और अगर आपको सच में नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू कल है ना? यस मैम, कल हाँ, तो मॉर्निंग फिर में। आप उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने ऐसा लिखा है कि आई डोंट थिंक उस पर सवाल बनने की कोई गुंजाइश भी होगी, पर फिर भी चलिए आपने ये स्टैंड भी ठीक लिया कि आप जो ये जॉब छोड़ के आ रही हैं। तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और दिखाइए। कपड़े यही पहन के जा रहे हैं? नो मैम, साड़ी। साड़ी पहन के जा रहे हैं, तो ठीक है। फिर अब आज तो किस कलर की है? इट्स पिंक। ठीक है, आप साड़ी पिंक पहन एंड के जाइए। वाइट। पिंक एंड वाइट, माय मदर इज अ प्रिंसिपल, तो वो हाँ, उनकी तो चॉइस उन्होंने है, तो choice, हाँ, तो वो अच्छी ही होगी। और 5 महिलाएं आपसे पूछी गई थी, आप 4 के बाद शायद रुक गए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ओके। है ना? तो थोड़ा सा याद रखिए, अगर 5 महिलाएं पूछे हैं तो भारत में बहुत महान हस्तियां हुई हैं जिनका आप जिक्र कर सकते हैं। एक्चुअली आई थिंक सो मैंने शायद 5 कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है ना, जब आप अपनी ग्रैंड मदर या मदर को बताते हो तो हम उससे इसलिए कनेक्ट नहीं करते क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते हैं। ओके। हर बच्चा अपनी माता, अपनी दादी से प्रभावित ही होता है। तो हम आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस उस आधार पर करते हैं जिन ऐसे लोगों को आप जानते हो जिनको हम भी जानते हो, है ना? तो 5 कोई नाम जो भी आपके रोल मॉडल हो, प्रशासन में हो, पॉलिटिक्स में हो, किसी अदर फील्ड में हो, आप उसको बता सकते हो। कुकिंग के फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, तो आप उनको बता सकते हो। बाकी ओवरऑल हम सब लोगों की राय है कि आप इस बार सेलेक्ट हो रहे हो। थैंक यू मैम। है ना? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। ऑल द बेस्ट। हम फोड़ के आइएगा, ठीक है? डरना नहीं है। वन क्वेश्चन कि जैसा भी मुझे 2 दिन का फीडबैक मिला है, देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अमरावती और नुपुर शर्मा और सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल, तो हाउ टू डील, व्हाट टू। अगर आपके पास आंसर है, आपका उसके ऊपर स्टैंड एकदम क्लियर है, तो आप उसमें जाइए। अदरवाइज अमरावती हो या नुपुर शर्मा का मामला हो, अगर आप उस पर कोई ओपिनियन नहीं बना पा रहे हो तो आप विनम्रता से सॉरी बोल दीजिए।
कि मैं बट what my seniors told me कि please don't go anti. नहीं, एंटी तो नहीं जाना है, एंटी तो किसी स्थिति में नहीं जाना है। और आप अगर एंटी जाना नहीं है और साथ में आप जा नहीं सकते तो क्या रास्ता बचता है? बीच का रास्ता बचता है, बच के निकल जाने का। देखो, इंटरव्यू में सॉरी बोलने का कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। ओवरऑल इंटरव्यू में जो जज किया जाता है वो आपका व्यक्तित्व देखा जाता है। ये सबको पता होता है कि आप मेंस निकाल के यहाँ तक आए हो तो आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो। कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती है जिनके बारे में आपकी समझ नहीं विकसित हुई है, तो आप सॉरी बोल सकते हैं। और अगर आपकी समझ विकसित है, आपने उसको पढ़ा है, तो इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दे में आप अगर जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर समझ विकसित नहीं है तो बिल्कुल जाने का प्रयास मत कीजिएगा। मेरा मतलब वही था कि इट इज पॉसिबल कि अगर हम उसको स्किप ही कर जाए, अगर विकसित हो या ना हाँ, हो, हाँ, वी वो डोंट skip, नो you can. सामने वाला क्या सोच रहा यू है। कैन स्किप। आप इंटरव्यू को उस तरफ फर्स्ट ले जाइए। प्रायोरिटी टू स्किप। हाँ, आप इंटरव्यू को उस तरफ ले जाइए जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आप कई सालों से एग्जाम दे रही हैं, तो ऐसा कुछ बचा नहीं है। जैसे मैंने भूगोल का प्रभाव पूछा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्रॉप के बाद में जब आप राजस्थान का सवाल मैंने स्पेशली इसीलिए पूछा था कि वहाँ की फूडिंग में दिखता है कि वो ड्राई वेजिटेबल्स रखते हैं, सारी चीज़ें ड्राई रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि हर सीजन में वो पैदा नहीं होती हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आप एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, है ना। आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम आराम से जाइए, कॉन्फिडेंस बना के और हिम्मत रख के आप सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, थैंक यू मैम। लखनऊ जाना कानपुर से सीधे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्वर्णिमा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।